वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शियर स्ट्रेस अक्रॉस सेक्शन का डेरिवेशन देखेंगे। डेरिवेशन के बाद हम लोग किसी आई सेक्शन को लेंगे और उसके बाद उस आई सेक्शन में शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो डिराइव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बीम है ए बी, इस पे कुछ लोडिंग है, कहीं भी P1 P2, कहीं पे UDL है, कुछ भी है। क्या बीम एक लाइन होता है? द आंसर इज नो। सभी बीम के पास एक क्रॉस सेक्शन होते हैं और एक लेंथ होता है। जैसे कि कोई बीम आई सेक्शन का हो सकता है, लाइक दिस वे। बीम कैन बी लाइक दिस, आई सेक्शन बीम, and this may be the supports. Same pattern पे let's take a beam. यहाँ पे you can see in the right side, यहाँ पे हमारे पास एक बीम है। Let's say its length is L और इस पे कुछ लोडिंग लगे हुए हैं। लोड डिफरेंट टाइप के लोड लग सकते हैं, जैसे कि let's say this is P1, कहीं पे और लोड हो सकते हैं P2, कहीं पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो सकते हैं, जैसे कि ये रहा UDL। राइट, ये जितने सारे लोड होते हैं वो CG पे लगे होते हैं, मतलब पूरे बीच में। ऐसा नहीं है कि कोई लोड यहाँ पे लग रहे हैं, तो ऐसा होने से बीम में टॉर्जन आ जाता है। बट एनालिसिस पर्पस के लिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं जितने सारे लोड है वह CG से पास हो रहे हैं। आप एक प्लेन को देख सकते हो, सारे लोड इसी प्लेन में लग रहे हैं, ये बीच वाले प्लेन में। ऐसे लोड को हम लोग इन प्लेन लोडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन प्लेन लोडिंग। लेट्स राइट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। इन प्लेन लोडिंग। हाँ, हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं कि हमें कैसा भी बीम हो, कैसा भी लोडिंग हो, तो हम लोग उसका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास जो बीम था उसका भी कुछ न कुछ शियर फोर्स डायग्राम होगा, कैसा भी डायग्राम हो सकता है, लाइक दिस, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें हर एक सेक्शन पे शियर फोर्स पता है, मतलब शियर फोर्स को हम लोग V से डिनोट करते हैं। हर एक सेक्शन पे जो शियर फोर्स होगा उसको V बोलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी सेक्शन पर शियर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसके लिए हमें V का पता होना ज़रूरी है। V मीन्स शियर फोर्स। तो पहला स्टेप ये होता है, जो गिवन लोडिंग दे रखा है बीम का, तो हम लोग शियर फोर्स निकाल लें, जो कि शियर फोर्स डायग्राम से हमें मिल जाता है। तो अब हम लोग ये प्रूफ देखेंगे कि शियर स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे, कहीं पे भी x पे dx लेंथ का एक सेक्शन लेते हैं, लाइक दिस। x पे dx लेंथ का ये लेंथ, बीच का लेंथ है dx लेंथ, ये लेंथ। इस पे कुछ लोडिंग्स भी है, इसको हम लोग अलग से ड्रॉ कर रहे हैं। लेट्स से दिस लेंथ इज dx, इसके ऊपर कुछ लोडिंग्स भी है, राइट। अब इस dx लेंथ का हमें क्रॉस सेक्शन भी पता है। हर एक जगह पे ये जो बीम है, इस बीम को प्रिज्मेटिक बीम बोलते हैं। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है अक्रॉस द लेंथ इफ द क्रॉस सेक्शन इज सेम देन दैट टाइप ऑफ बीम इज नोन एज द प्रिज्मेटिक बीम। तो यहाँ पे अक्रॉस द लेंथ क्रॉस सेक्शन सबका सेम है। वो क्रॉस सेक्शन कैसा है? तो क्रॉस सेक्शन इज लाइक दिस, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। स्टेप्स, पहला स्टेप मैं पहले बता चुका हूँ
तो पहले स्टेप में क्या करना होता है, कैलकुलेट शियर फोर्स फ्रॉम शियर फोर्स डायग्राम। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में है कैलकुलेट CG ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें CG ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल जाएगा A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ A, इससे हमें y बार निकल जाता है। लेट से इसका CG कहीं पे है, मान लेते हैं CG यहाँ पे है, राइट, CG यहाँ पे मान लिया है। और साथ में ये भी जूम कर लेते हैं, लेट से we want to find out shear stress at distance y from CG। बेंडिंग फार्मूला से हम लोग जानते हैं कि M/I इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई y इज इक्वल टू E/R। यहाँ पे इस दोनों इक्वेशन से हमें स्ट्रेस निकल जाएगा इज इक्वल टू M/I इंटू y। यहाँ पे y स्क्वायर नहीं है, केवल y है, इसका मतलब स्ट्रेस लिनियरली वैरी करता है, मतलब CG पे y इज इक्वल टू 0 पे स्ट्रेस 0 होगा, और जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे ये बढ़ता जाएगा। तो हम सपोर्ट का कुछ नाम दे देते हैं, लेट से लेफ्ट नेम ऑफ लेफ्ट सपोर्ट इज A, राइट सपोर्ट इज B, और हमने एक dx लेंथ का, वैसे दिस इज नॉट कैपिटल डेल्टा x, जो हमने डेल्टा x का जो पीस लिया है वो C से स्टार्ट होके D तक जाता है, थोड़ा बड़ा पीस ले लिया, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, दिस इज द बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। यहाँ पे कुछ होंगे ऐसे लेफ्ट से राइट से, ये पार्ट C है, इसलिए इसको हम लोगों ने सिग्मा C बोल दिया। ये पार्ट D वाला सेक्शन है, इसलिए हमने सिग्मा D बोल दिया। हेयर सिग्मा C इज इक्वल टू MC/I इंटू y, एंड सिग्मा D इज इक्वल टू मोमेंट एट D, यहाँ पे मोमेंट एट D बाई I इंटू y। लेट्स से शियर फोर्स at distance y from CG is equal to sigma h। यहाँ पे जो शियर फोर्स है मान लेते हैं कि ये फोर्स है, तो डेल्टा h मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पार्ट का, ऊपर वाले पार्ट का इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स FH इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाएंगे, राइट डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो डेल्टा H ये फोर्स प्लस फोर्स ड्यू टू सिग्मा C माइनस फोर्स ड्यू टू सिग्मा D। तो हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन एरिया DA इज इक्वल टू सिग्मा C माइनस सिग्मा D इंटू DA, और हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर ऑल द एरिया। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू, इसको दाएं साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा D माइनस सिग्मा C इंटू DA। अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, M/I इंटू y, तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा H इज इक्वल टू MD माइनस MC/I इंटू, दोनों में y है, y कॉमन ले लेते हैं, इंटू DA। यहाँ से डेल्टा H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा MD माइनस MC/I इंटू इंटीग्रेशन ऑफ y DA। इंटीग्रेशन ऑफ y DA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। We have got delta H is equal to MD minus MC by I into integration of y dA।
इज इक्वल टू MD माइनस MC को हम लोग लेट्स राइट डेल्टा M बाई I इंटू इंटीग्रेशन ऑफ YdA, इसको हम लोग A इंटू वाई बार लिख सकते हैं, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द CG मीन्स A इंटू वाई बार। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी आता, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको I लिख सकते हैं। दिस इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द CG। अब डेल्टा M को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफ़ जो सेक्शन हमने लिया था डेल्टा X का, अगर वो काफ़ी छोटा हो, dx हो, dx लेंथ का पीस हो, तो उसमें हम लोग ये लिख सकते हैं dm बाई dx इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा M डिवाइडेड बाई I इंटू ए वाई बार। और किसी भी सेक्शन के लिए dm बाई dx ये जो होता है इट इज़ इक्वल टू शियर फोर्स मीन्स V। यहाँ पे क्या लिखेंगे, V इंटू ए वाई बार इंटू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई I। दिस इज डेल्टा H इज द शियर फोर्स। अब अगर हमें शियर स्ट्रेस निकालना हो तो हम लोगों को क्या करना होगा, डेल्टा H डिवाइडेड बाई एरिया, दिस विल बी इक्वल टू द शियर स्ट्रेस। तो टाउ मीन्स डेल्टा H बाई A इज इक्वल टू VA वाई बार इंटू डेल्टा एक्स बाई I। इसको हमें डिवाइड करना होगा एरिया से, तो देखते हैं एरिया क्या होगा। इसका एरिया होगा डेल्टा एक्स इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू विड्थ। आइए फिगर में देखते हैं, यहाँ पे कौन सी एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। जिस सेक्शन पे शियर स्ट्रेस निकालना होगा वो एरिया, मतलब ये रहा फोर्स डेल्टा H, ये dx लेंथ इंटू ये b विड्थ। So delta x and delta x will be get cancelled out and we will left with shear stress is equal to VA y bar by I into B। ये जो फार्मूला है ये किसी भी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो I सेक्शन हो, T सेक्शन हो, कोई सा भी सेक्शन हो। जैसे कि सपोज अगर हम इस फार्मूले को रेक्टेंगुलर सेक्शन में अप्लाई करना चाहे तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप सबसे पहले कैलकुलेट B, शियर फोर्स मिल जाएगा। दूसरा स्टेप कैलकुलेट CG तो बीच में होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो CG निकाल लिया। तीसरा स्टेप हो गया कैलकुलेट I, तो I निकाल देंगे। अगर ये B है और डेप्थ D है तो I क्या हो जाएगा, BDQ बाई 12। अगर हमें किसी डिस्टेंस Y इस पॉइंट पे शियर स्ट्रेस चाहिए तो कैसे लिखेंगे, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू V जो कि निकाल लेंगे क्वेश्चन से। एरिया कौन सा एरिया लेना है, एरिया जिस पॉइंट पे हमें शियर स्ट्रेस चाहिए उसके ऊपर वाला एरिया लेना है, तो A, दिस एरिया इज एरिया A, राइट दिस वन BA। और y बार क्या है, y बार इज द डिस्टेंस फ्रॉम CG टू सेंटर ऑफ द एरिया, मतलब यहाँ पे दिस इज द y बार। ठीक है, तो y बार यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर टोटल लेंथ d है तो हाफ लेंथ d बाई 2 हो जाएगा, ये लेंथ क्या हो जाएगा d बाई 2 माइनस y, तो यहाँ पे y बार CG इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस इसका हाफ d बाई 2 माइनस y का हाफ, दिस विल द y बार डिवाइडेड बाई I हमने पता कर लिया है BDQ बाई 12 इंटू width is here B, IB। This is the shear stress distribution across a rectangular section। अब हम लोग देखेंगे shear stress distribution across I section। Guys, we are running short of time, so shear stress distribution across the I section that we will see in next lecture।